गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कुछ हो सकता है नए स्टूडेंट्स भी हो, तो उन सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अच्छी बात क्या है कि ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पुराने चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, वो सब यहां से लाइव देख सकते हो। वो सब यहां से लाइव देख सकते हो। बट इसका ये कतई मतलब नहीं कि पुराने चैप्टर्स को हम ना करें। आगे बढ़ने पर फिर इस चैप्टर में 99% उसका कोई जरूरत नहीं है, बट 1% कहीं कहीं थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में रोल हो सकता है। तो आपको पुराने चैप्टर्स को भी कवर करना है, जल्दी से जल्दी ठीक कवर करते हुए जाना है। और कोशिश करो जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो, आपका पुराना जितना भी बैकलॉग है वो भी कवर हो जाए। तो स्पीड अप योर सेल्फ, करंट भी करो, पुराना भी कवर करते जाओ, ताकि 1-2 महीने, ये चैप्टर भी लेंदी है, टाइम लगता है, अराउंड 12 to 14 चैप्टर्स का टॉपिक है। तो टाइम लगेगा, 1 मंथ कम से कम हमें इस चैप्टर में लगेगा। तो साथ साथ में आप पुराना भी करते जाइए। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब कल ईद भी है, तो सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ईद मुबारक। राइट। और वैसे आप सबकी कल आई थिंक क्लासेस भी नहीं है, तो जिनका होमवर्क पूरा है वो आराम करें, मस्ती करें। जिनका होमवर्क पूरा नहीं है वो अपना होमवर्क करें। जिनका होमवर्क ड्यू है, कुछ बैकलॉग है, वो अपना बैकलॉग कवर करके मजे करें। तो देखिए, मजे दोनों कर सकते हो। जिनका होमवर्क अच्छी तरह से कंप्लीट है वो भी मजे करेंगे, और जिनका नहीं है उनके लिए भी मजे करने का टाइम है। देखो, बट जिनका होमवर्क नहीं हो चुका है रहा है, जिनका कुछ बैकलॉग है, वो ये सोच के खुश हो जाए कि उनका होमवर्क पूरा हो जाएगा, तो वो होमवर्क करे और मजे करे। राइट। चलिए। ओके। तो अब यार, इतने सिलेबस कब तक होगा? ये सारी चलता रहेगा। अभी जब तुम जेई से पहले सिलेबस भी हो जाएगा, जेई से पहले रिवीजन भी हो जाएगा, तो वो आप बाद में। कार्तिक के नॉर्मेलिटी वर्ड जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, तब जाके आप इस वर्ड को समझ पाओगे। तो अभी नॉर्मेलिटी क्या है वो हमें नहीं पता, सो डोंट वरी, सब हो जाएगा। अच्छा, रियल गेस का होमवर्क क्या दिया था ये भी बता दो। रियल गेसेस में क्या होमवर्क दिया था मैंने? वृषांक का आज बर्थडे है। और किसी का बर्थडे है क्या वृषांक के अलावा? वृषांक के अलावा और किसी का बर्थडे है क्या? तो चलिए, वृषांक हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो। हम्म, उल्टा। उल्टा। चलिए, तो पूरी शीट दे दी थी मैंने। लास्ट के 15 मिनट्स में डिस्कशन करेंगे, लास्ट के 15 मिनट्स में डिस्कशन करेंगे। 20 मिनट्स ले लेते हैं सेफर साइड में, ठीक है। लास्ट के 20 मिनट्स में डिस्कशन हम करेंगे। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंट चैप्टर है। जो अभी तक हम चैप्टर्स कर रहे थे। इनफैक्ट देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट अलग चैप्टर था, गैसेस स्टेट अलग चैप्टर है। दोनों चैप्टर भी डिफरेंट थे। मोल कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शंस थी, इसके इतने मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन। गैसेस स्टेट थोड़ा अलग चैप्टर था। इनफैक्ट गैसेस स्टेट कॉमन चैप्टर है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो गैसेस स्टेट, पीवी क्वेश्चन आर टी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। तो वो एक अलग चैप्टर है। मॉल कॉन्सेप्ट एक अलग चैप्टर है। और अब हम जब बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये सब बेसिक चैप्टर्स है। सही बताऊं तो ये सब बेसिक चैप्टर्स है। बेसिक चैप्टर से मतलब ताकि हमारी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि हम आगे चल के जब केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स पर आए, जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशंस, तो वहां पर क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो वो जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए।
ताकि हम वहां पर इनको अप्लाई कर सके। तो ये सब यूं कह दो फाउंडेशंस हैं, एप्लीकेशन नहीं आया अभी तक इनका। मोल का एप्लीकेशन, कंसंट्रेशन टर्म का एप्लीकेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन आप वहां देखोगे तो ये सब फाउंडेशन बेसिक चैप्टर्स है, राइट। एक बिल्डिंग की फाउंडेशन है, ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इस पर आप अच्छी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर की बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। यानी चाहे ऊपर की बिल्डिंग छोटी बनानी हो बड़ी बनानी हो, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सुंदर सी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो अब ये जो चैप्टर है, एक तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एक सीधी सी लाइन लिख लीजिए यहां पर, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ, मेनली डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब यहां पर मैं आपको एक बताऊं, ये जो इवोल्यूशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, आज भी हम, फैक्ट बता दूं, हम एटम के स्ट्रक्चर को ही डिस्कवर कर रहे हैं। अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, एंड नहीं हुआ है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, टिल डेट भी अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये स्टार्ट कब हुआ था, यूं कह सकते हो ये स्टार्ट हुए हुए अराउंड मोर देन 200 ईयर्स हो चुके हैं। मोर देन 200 ईयर्स हो चुके हैं। यानी अराउंड 1808 में, 1808 में, आपको पता 1808 में डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डाल्टन्स ने एटम वर्ड यूज किया था। और डाल्टन ने यह कहा था कि हर एक सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज एन एटम, उसको उन्होंने क्या कहा था, एटम कहा था। और उससे रिलेटेड कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आज की डेट में हम एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं, एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। बट हाँ, 1808 में उसने कहा था कि एटम को, और नॉर्मली तो देखो आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो अलग बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वो हाई फाई चीजें अलग है। अदरवाइज डेली लाइफ में हम ना तो किसी एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, उनको रीअरेंज जरूर हम कर सकते हैं। तो अराउंड, यानी कह सकते हो कि बहुत लंबा टाइम है, बड़ी लंबी सी जर्नी है, जिसमें हम एटम्स को, एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता, सर इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है? तो ये कोई आसान काम नहीं है। ओवर द ईयर्स बहुत सारी थ्योरीज आई। उस मोमेंट पर लगा कि यार हाँ ये थ्योरी सही है, उस मोमेंट पर ये लगा कि ये थ्योरी सही है। लेकिन उसके बाद जब हम और थोड़ा एडवांस हुए, साइंस का और एडवांसमेंट हुआ, तो धीरे धीरे उसमें भी कुछ इश्यूज नजर आने लगे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। तो फिर लगा कि यार नहीं, इस थ्योरी में भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, यानी वी नीड सम बेटर थ्योरीज। तो फिर कुछ और नई थ्योरीज आई गई। जैसे सीधी सी बात है ना, आज आप देखो एक मोबाइल, आपको क्या लगता है कि बस मार्केट में बेस्ट मोबाइल आ गया क्या? आज के 5 साल पहले जो मोबाइल्स थे अब वो आउटडेटेड लगते हैं, आज जो मोबाइल है अगले 10 सालों के बाद वो आउटडेटेड लगेंगे। तो देखिए ये जो इवोल्यूशन है ना, ये नेवर एंडिंग है, ये नेवर एंडिंग है, और चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है अभी जो भी हमें नहीं पता है, राइट। तो यहां पर अब हम, मैं आपको बताऊं, फैक्ट ये है अगेन कि हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। लेकिन थ्योरी, एक थ्योरी हम पढ़ेंगे जैसे रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल, फिर और कुछ मॉडल, हर एक के अपने कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज है। हर थ्योरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन लेटर ऑन हर थ्योरी में हमें लगता है कि कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो वो ड्रॉबैक्स भी हम डिस्कस करेंगे और फिर नई थ्योरी पर जंप करेंगे। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री में भी है और ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स में भी है।
फिजिक्स में भी है ये सेम। तो एक तो इस चैप्टर का वेटेज बढ़ जाता है जेई में, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज, अलग अलग नहीं है। जेई फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है। लेकिन लेकिन फिजिक्स में आप ये चैप्टर बहुत लास्ट में पढ़ते हो, ट्वेल्थ के एंड में। मॉडर्न फिजिक्स में आप ये पढ़ते हो। क्यों ट्वेल्थ के एंड में पढ़ते हो? उसका कारण ये है कि इस चैप्टर में अच्छी खासी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। इस चैप्टर में आपको काइनेमेटिक्स अच्छी खासी आनी चाहिए, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, वेव्स क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। तो अच्छी खासी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। तो जब आप फिजिक्स में ये सारे चैप्टर पढ़ लेते हो तो फिजिक्स में लास्ट में जाके आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तब तक आपको ये सारी नॉलेज हो जाती है। बट केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? केमिस्ट्री में हमें केमिकल बॉन्डिंग को समझना है, या अगर आप केमिकल बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझना चाहते हो तो आपको एटम्स का आइडिया होना चाहिए, ऑर्बिटल्स का आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप केमिकल बॉन्डिंग या इन चैप्टर्स को समझ पाओगे। तो इसलिए यहां पर हमें ये चैप्टर पहले पढ़ना पड़ता है। तो जब हम इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करेंगे तो यहां पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको लगेगा कि सर ये तो अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक मॉल कॉन्सेप्ट और गैसेस स्टेट जो हमने पढ़ा उसमें हर बेसिक, हर छोटी चीज को हमने बेसिक लेवल से पढ़ा है, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि मोल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, पीवी क्वेश्चन आर टी इक्वेशन क्या होती है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, कुछ ऐसी टर्म्स भी मैं बोलूंगा जो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स में आता है, हम उसे डायरेक्ट यूज करेंगे, मोमेंटम वर्ड आ गया। इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो फिजिक्स में ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाएगी। हाँ, बट हम इतना जरूर करेंगे कि हम उनको यूज कर सके, बट उनके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। उन सबको पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, बेसिक लेवल से बताऊंगा, बट जितना डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे उतना डिटेल में हम नहीं करेंगे, या जितनी डिटेल में हम बाकी चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़ते हैं उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है? तो अच्छी खासी फिजिक्स जैसे जैसे यूज होगी मैं आपको बताता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा कि उसका क्या मतलब है। राइट? अब यहां पर ये जो चैप्टर है, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वो भी यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिखा था कि 1808 में सबसे पहले आप कह सकते हो कि कौन सी थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जो कि कौन से ईयर में आई? 1808। इसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि कितना जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में। तब तक यूं कह दो कि हमें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आई थी तब यही नहीं पता था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है भी कुछ होते हैं। उसके बाद कह सकते हो इन 19th सेंचुरी, ऑब्वियसली 1800 से 1900 मतलब इन 19th सेंचुरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। और इस पीरियड में यूं कह सकते हो फेराडे ने, गोल्डस्टीन ने, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा कि यार कुछ रेस भी होती, कैथोड रेस, कैनाल रेस, जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इस तरह की कैथोड और एनोड रेस और इन सब को ऑब्जर्व किया गया, और फाइनली इन सब से ये पता चला कि जो भी एटम होता है उसके अंदर, एक एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट नहीं है। बट इस 19th सेंचुरी कह सकते हो आप, यानी अराउंड 1800 से 1900 तक हमें यह पता चल गया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह के न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। समथिंग अराउंड कह सकते हो 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉमसन। इसका क्रेडिट जे जे थॉमसन को जाता है 1897 में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ठीक है वो फाइनल प्रूफ है, बट उससे पहले भी फेराडे ने और इन्होंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो अराउंड 1897 में
एक फाइनल कंफर्मेशन जो कहते हैं ना, प्रूफ जो दिया, वो जे जे थॉमसन ने दिया। और जे जे थॉमसन ने, कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो फाइंड आउट किया। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो फाइंड आउट किया। देन उसके बाद जहां तक बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और बाय रदरफोर्ड। हाँ, लेकिन उसका जो प्रूफ एक तरह से मिला था वो नॉर्मली हम कहते हैं 1920। देखिए, थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, उससे पहले रदरफोर्ड ने ये कह तो दिया था कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, लेकिन कंफर्मेशन जो आया ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो आया, वो 1920 में था। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। और ये फाइनली हमें पता चला 1932 में। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन का आइडिया नहीं था। अराउंड 1910-15 में रदरफोर्ड ने, बोहर ने अपनी थ्योरीज में न्यूट्रॉन वर्ड यूज किया, लेकिन उसका फाइनल प्रूफ जो मिला कि देखो ये इसका प्रूफ है, वो कब जाके मिला? 1932 में, जेम्स चैडविक। राइट? तो इस तरह से। और देखिए, एक और चीज मैं बता दूं, पहले ऐसा तो था नहीं कि व्हाट्सअप था कि आज कुछ डिस्कवर हुआ और 5 मिनट में दुनिया में पता चल जाएगा। ऐसा कुछ कम्युनिकेशन तो था नहीं। आप सोचो कैसे इंफॉर्मेशन उस टाइम पर ट्रेवल करती होगी। वही कबूतर जा 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 वाली बातें, है ना, इस टाइप से ही। और क्या है, या तो कोई ट्रेनें भी, ट्रेन्स नहीं थी, बसेस। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पहले ट्रेवल करना बहुत मुश्किल था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन भी होता है, कोई गोल्डस्टीन, कोई रदरफोर्ड, इस तरह से भी कंफ्यूजन। सो डोंट वरी, जेई मेंस है, हिस्ट्री का पेपर नहीं है, तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया, नॉर्मली ये लिखा हुआ है। तो और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ना कुछ इनमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक आइडिया मैं दे रहा हूं, जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूं। तो फाइनली ये हुआ कि एक एटम के अंदर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो अगेन ये कह सकते हो कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक सभी साइंटिस्ट में ऑब्वियसली एक, यूं कह दो कि क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि यार एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, तो ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कौन कहां प्रेजेंट होता है? इनका अरेंजमेंट क्या होता है? ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन सबके माइंड में आते हैं। यानी बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले एक एटम के स्ट्रक्चर की जो सबसे पहले थ्योरी दी गई, वो दी गई थी थॉमसन ने। थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल जिसे हम बोलते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल इन 1898। 1898 यानी 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद 1898 में थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। हाँ, इसके बहुत सारे नाम भी हैं, वो भी हम बात करेंगे भी। और ये बड़ा सिंपल सा एक मॉडल था एटम का, जिसमें थॉमसन ने क्या कहा कि एक एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में, स्फेरिकल शेप का होता है। और तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका आइडिया लग गया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, और एक एटम टोटल न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने ये कहा कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वो तो एक एटम में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कह सकते हो, कुछ पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसमें इम्बेडेड फॉर्म में होते हैं, इस तरह से। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। जैसे वाटरमेलन जो है, कह सकते हो वाटरमेलन में आप सबको पता है कि जो
सीड्स होते हैं, काले काले जो सीड्स होते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, या और भी नाम है इसके, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये भी इसी तरह की एक कह सकते हो कि नाम है, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल, ये वर्ड्स यहां पर यूज किए जाते हैं। दो तीन लाइंस आपको पता होनी चाहिए और ज्यादा डिटेल में नहीं लिखे यहां पर। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, according to Thomson, an atom is considered to be spherical in nature, considered to be spherical, in which spherical in shape, in which positive charge is distributed throughout the sphere, and negatively charged particles, negatively charged electrons are embedded in it to make the whole atom electrically neutral, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, कह सकते हो यहां पर प्रोटॉन की कोई बात नहीं की गई, यहां पर जो है प्रोटॉन की कोई बात नहीं की गई, अच्छा एक और चीज बता दूं, ये ईयर्स में ऐसे ही लिख रहा हूं, ये कोई पूछता नहीं है, राइट। ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए हैं। बड़े बहुतों ने एक क्वेश्चन पूछा, सर इफ रॉन्ग व्हाई इट इज बीइंग टॉट, पढ़ाया क्यों जा रहा है साहब, हम क्यों पढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका लॉजिक मैं देता हूं। बहुत बार क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हो, अगर डायरेक्ट मैं आपको लेटेस्ट मॉडल पे चले जाऊंगा ना, तो आप पूछोगे सर ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ये भी तो सोच सकते थे, मैं ऐसे सोचूं तो क्या गड़बड़ है, तो आप फिर रिवर्स में आओगे। हर एक स्टेप में हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारा थॉट की डायरेक्शन मिलती कि हमें क्यों ऐसा सोचना है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम। थॉमसन मॉडल से हमें कुछ पता चलता है कि यार इसमें ये गलत है, उससे हमें एक नई डायरेक्शन मिलती है कि यार देखो ये गलत है, ऐसे सोचना चाहिए। फिर नए मॉडल में भी लगता है कि यार इसमें ये प्रॉब्लम फंस रही है, तो हमें ऐसे करना चाहिए। इस तरह से हम धीरे धीरे लाइफ में सीखते हैं। ये जिंदगी भी ऐसी है बेटा, ये जिंदगी भी वैसी है, हम खुद एक्सपीरियंस करते ना तभी बातें समझ में आती है। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि ये सब बेकार थे, ये करो, तो आपको बहुत
ऐसे भी तो सोच सकता हूं, इसमें क्या गलत है, फिर बाद में समझ अच्छा इसमें ये गलत था इसीलिए ऐसे नहीं सोचना है। इसलिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। और जिंदगी में ये ध्यान रखना, आपको पता है इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इवन सिलिकॉन वैली में, इन सब में पता है बहुत बार ऐसे लोगों को की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उसका कारण मैं बताऊं, एक तो उन्हें पता है कि ये कोई भी आदमी अगर कोई काम करता है तो 100% सक्सेस किसी को नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इवन आप इलॉन मस्क को ले लो, तो इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, एक टाइम पर वो उसके पता नहीं कितने रॉकेट फेल हो गए थे, इट वाज अबाउट टू मतलब एंड, कंपनी खत्म होने वाली थी, तब जाके वो चल पड़ी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक तो ये है कि आपने अगर, इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर इफ यू हैव फेल्ड तो आपको ये पता होता है कि क्या गलतियां हो रही है, किस गलती के कारण ये फेल हुआ है, तो वो फेल्योर क्यों होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आगे वो गलतियां ना करो। इसीलिए ये जो सारे मॉडल्स आपको बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताया जा रहा है कि देखो इस मॉडल में ये गड़बड़ है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की गलतियां ना करो, आपको पहले से पता हो कि हाँ यार ये तो गलत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहे हो आप। हाँ, बहुत बढ़िया। बट इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व कर लें तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कि थॉमसन का ये मॉडल है जिसमें ये कहा। और पूछा जाता है, देखो एक और चीज मैं बताऊं, जेई में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। दिस मॉडल इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन ये था अराउंड 1898, 1898। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिससे ये समझ में आ गया कि नहीं यार ये मॉडल तो सही नहीं है। तो इसके बाद बेसिकली 1911 में रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रेजेंट किया। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर आ रहा हूं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 1911, अभी ये बड़ी लंबी चेन, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, धीरे धीरे चलेगा। तो 1911 आप सोचो, अच्छा खासा टाइम हो गया, 1898 से 1911 तक हम आ गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड के लिए फेमस था कि रदरफोर्ड जो ना, कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करना है तो रदरफोर्ड उसका सेटअप करने में यूं कह दो एक्सपर्ट था। देखिए, एक्सपेरिमेंटली कोई भी चीज एग्जैक्टली फाइंड आउट करना, बहुत एक्यूरेसी से फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम तो बड़ा आसानी से बोल देते हैं। आप सोचो लाइट की स्पीड कोई कैसे मेजर कर सकता है यार, 3 × 10⁸ यहां अगर आप कहो कि मैं दौड़ रहा हूं, चल मेरी स्पीड मेजर कर, आप सोचो मेरी स्पीड कितनी मुश्किल है मेजर करना। चलो वो तो फिर भी आप कह लोगे, देखो सर आप यहां से यहां 10 मिनट में पहुंच गए तो आपकी स्पीड इतनी है, ये है। बट लाइट जो कि इतनी स्पीड से मूव करती है, आप सोच सकते हो कोई कैसे उसकी स्पीड को मेजर कर सकता। बट किया है लोगों ने, क्या सेटअप किया होगा सोचो उन दोनों। और आज से 100 साल पहले जिन्होंने जो डेटा मेजर किया आज भी वो सही है, आज भी वो सही है। सोचो साइंस कितनी डेवलप हो गई, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया था वो एग्जैक्टली आज भी वही है। तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो एक्सपेरिमेंटली कुछ भी मेजर करना इतना आसान नहीं। जनता अर्थ का वेट बता देती, अर्थ इतनी है, सन का साइज, सन का वेट, आप सोचो कोई कैसे करता होगा यार।
हम तो सन की सिर्फ 5 मिनट देख भी नहीं पाते, आंखें जलने लगती है सनलाइट डायरेक्ट देखो तो। उन्होंने सन की साइज बता दी, सन का वेट बता दिया, सन में कौन सी गैसेज है वो बता दी, अर्थ का वेट बता देते हैं, अर्थ का डायमीटर बता देते हैं। गजब। खैर अभी उतना नहीं सो। तो मेरा यही कहना है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा मेजर करना में कैसे किया जाता, उसमें रदरफोर्ड जो था वो एक्सपर्ट था। तो रदरफोर्ड के दिमाग में एक थॉट आया। रदरफोर्ड ने का एक स्टूडेंट था। देखिए जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं ना वो किसी न किसी प्रोफेसर के अंडर होते हैं। तो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था, नाम था उसका गाइगर। राइट, पीएचडी स्टूडेंट था जो उसके अंदर रदरफोर्ड के अंदर पीएचडी कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने उसको ये कहा कि यार एक काम करो, एक बहुत ही थिन फिल्म लो गोल्ड की, जिसे गोल्ड फॉइल बोला गया, गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। आपको पता है इसकी थिकनेस कितनी थी? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर। ये कितनी थिन है उसको आप मेरे हिसाब से इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कभी देखा है जो स्वीट्स होती, मिठाइयां होती है, काजू की कतली स्पेशली, उस पर सिल्वर फॉइल चिपका हुआ रहता है। सोचो आपने कभी उसको पकड़ने की कोशिश की, वो हाथ में नहीं आता, हाथ में नहीं आता, वो बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन, बहुत पतला होता है। ये गोल्ड फॉइल 100 नैनोमीटर, उससे भी फाइन है, उठा उससे भी फाइन है। इस गोल्ड फॉइल, इतनी थिन गोल्ड फॉइल बनाना उस टाइम पर, वही अपने आप में एक चैलेंज था। और रदरफोर्ड ने कहा कि एक काम करो, इस गोल्ड फॉइल पर एक अल्फा पार्टिकल का अटैक करो, अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करो। अल्फा पार्टिकल अब क्या होते हैं पता है आपको? यू नो अल्फा पार्टिकल्स, बताओ क्या होते हैं? गोल्ड फॉइल का मीनिंग क्या बोलूंगा बेटा मैं? अमन कह रहा है सर ये काजू की कतली या मिठाइयों वाला एग्जाम्पल मत लिया करो। बात तो बेटा बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन क्या करो, अभी समझाने के लिए जरूरत थी, बाकी मैं भी अवॉइड करता हूँ, खासकर खाने वाली चीजों के नाम नहीं लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम+2। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पोलोनियम या इस तरह के, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम, ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। तो एक कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, इनको किसके ऊपर अटैक, इनका अटैक किस पर किया गया? इस गोल्ड फॉइल पर। और रदरफोर्ड ने उसके स्टूडेंट गाइगर को ये कहा कि यार एक काम करो, ये देखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल, ये इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद किस कहां जाते हैं, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कहां जाते हैं, ये पता करो। दिस इज गोल्ड फॉइल, 100 नैनोमीटर। तो इन ये स्ट्रेट जाते हैं, किसी एंगल पर डायरेक्शन, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये कहां जाके टकराते हैं वो देखो। और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक जेडएनएस स्क्रीन लगा दी। इस जेडएनएस स्क्रीन पर क्या होता है, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है ना, तो वहां से यूं कहते फ्लैश जनरेट होता, लाइट जनरेट, वहां से एक फ्लैश जनरेट होगा, यू मान लो। तो यहां